क्या दिल के मरीजों के इलाज में स्टेंट्स और एंजियोप्लास्टिक का इस्तेमाल बिना जरूरत के किया जा रहा है? हाल ही में गुजरात के ख्याति मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में 4 मरीजों की एंजियोप्लास्टिक के बाद हुई मौत ने इस मुद्दे को और ज्यादा चिंताजनक बना दिया है। हम जानते हैं इससे पहले इसी तरह के केसेस राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल से भी जुड़े हुए थे, जिसमें मामला बाकायदा सीबीआई इंक्वायरी तक भी किया। अब इस मामले पर बहस तेज हो गई है कि आखिर क्यों कुछ अस्पताल और डॉक्टर्स बिना किसी वास्तविक मेडिकल जरूरत के मरीजों को महंगे और जोखिम वाली प्रक्रियाओं के लिए मजबूर कर रहे हैं, जिससे न सिर्फ पैसे की बर्बादी हो रही है बल्कि मरीजों की जान भी खतरे में पड़ रही है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे खास मेहमानों के साथ। मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर रजनीश कपूर, चेयरमैन कार्डियोलॉजी मेदांता हॉस्पिटल, जुड़ चुके हैं। डॉक्टर कपूर, गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये कितना अलार्मिंग है सर कि बार बार ओवर यूज ऑफ स्टेंटिंग पे बार बार सवाल उठते हैं, और हम जानते हैं कि स्टेंटिंग कोई आम चीज तो है नहीं, ये एक मरीज की जान बचाने के लिए बहुत ही कारगर उन्नत तकनीक है, लेकिन इसका इस तरह से ओवर यूज होना, मिसयूज होना, ये कितना बड़ा खतरे में डालता है सर इस पूरे मेडिकल फ्रेटर्निटी और मरीजों के एक बीच में जो ट्रस्ट डेफिसिट है, उसकी ये कितनी बड़ी कड़ी बनता जा रहा है सर? देखिए, जो हार्ट के डिजीज के मामले हैं वो सालों से बढ़ते जा रहे हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। हार्ट अटैक्स बढ़े हैं, सडन कार्डियक डेथ्स बढ़ी हैं, तो कहीं ना कहीं जो ब्लॉकेजेस हैं वो उनका जो प्रेजेंटेशन है हार्ट अटैक करना, वो भी बहुत तेज गति से चीजें बढ़ती चली गई हैं पिछले कुछ सालों में। बट अब ब्लॉकेज को ठीक करने के रास्ते क्या हैं? ब्लॉकेज को जब हम हार्ट की धमनियों के अंदर ब्लॉकेज हमने देख लिया एंजियोग्राफी से, अब उसकी क्वांटिफिकेशन, उसकी ग्रेविटी क्या है, ये बहुत जरूरी है जानना। उससे कितना रिस्क अटैच्ड है, वो ब्लॉकेज का कॉन्फ़िगरेशन, और वो कितना बड़ा एरिया सप्लाई कर रही है वो आर्टरी जहां पे वो ब्लॉकेज है, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये डिसीजन मेकिंग करने के लिए भी। उस पेशेंट को एंजियोप्लास्टी स्टेंटिंग से ठीक करें, या उसको बाईपास सर्जरी होना चाहिए, या उसको मेडिकल थेरेपी पे रखना चाहिए। इसमें मैं कुछ चीजें टर्मिनोलॉजीज यूज करूंगा जो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। एक एक डिजीज रहती है क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना। तो पेशेंट को कुछ कभी डिस्कम्फर्ट थोड़ा बहुत होता है चलने से, एक्सर्शन से, बट मोर और लेस उसको कभी रेस्ट पे पेन नहीं होता, कभी अनस्टेबल नहीं है पेशेंट, ईसीजी में बहुत चेंजेस नहीं आते। तो वो पेशेंट में अगर कोई ब्लॉकेज 70% के करीब मिलता है, तो ये बहुत सारी स्टडीज ने बताया भी ऐसे पेशेंट मेडिकल थेरेपी पे बहुत अच्छा करते हैं। जी। तो ऐसे पेशेंट्स को हमें स्टेंट से हम आराम से बचा सकते हैं, और स्टेंट के इंडिकेशन के दायरे में नहीं आते हैं, नंबर 1। सो अनटिल अनलेस ब्लॉकेज इज 90-95% और एक्यूटली अनस्टेबल, जिसमें जरूरी होता है इमरजेंसी में उस ब्लॉकेज को खोलना, क्योंकि हार्ट अटैक के चांसेस बहुत बड़े हुए हैं उस पेशेंट में, या हार्ट अटैक हो रहा है। तो वो पेशेंट्स हैं जिनमें स्ट्रेट वे स्टेंटिंग इंडिकेशन है, उनमें जरूर करना चाहिए। बट अब जो आप बता रहे हो भी, ये ओवर यूज्ड चीज है, ऑब्वियसली इतना रेगुलेटेड फील्ड नहीं है। तो बड़े इंस्टीट्यूशन जैसे हमारे इंस्टीट्यूशन में हम क्या करते हैं, हमारा एक हार्ट टीम है जिसमें सर्जन भी है, एनेस्थेटिस्ट भी है, एंड ट्रीटिंग कार्डियोलॉजिस्ट है। यस सर। हम दोनों तीनों जन मिलके ये फैसला करते हैं पेशेंट के ऊपर कि इसमें स्टेंटिंग बेटर रहेगा, इसमें सर्जरी बेटर रहेगा, या इसमें मेडिकल थेरेपी बेटर रहेगा। बट जो एब्सोल्युटली। सिंगल मैन्ड सेंटर्स हैं, जो छोटे सेंटर्स हैं कैथ लैब वाले, उनमें ये सुविधा चाहे मोस्ट लाइकली उपलब्ध नहीं हो पाती है। जी, सो दे आर ऑन द डिसीजन मेकिंग पावर ऑफ अ सिंगल कार्डियोलॉजिस्ट। एब्सोल्युटली तो सर। और वन ये जो रिसेंटली जो गुजरात का हमने केस देखा, इसमें स्वाभाविक रूप से अब इसमें देखना पड़ेगा, जैसे आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है कि इसमें जो क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग है, उसमें एविडेंस बेस्ड क्राइटेरिया होना चाहिए ताकि वो लीड करे फिर जो प्रॉपर यूज ऑफ स्टेंटिंग है, सारे एविडेंसेस के बाद ये तय हो। लेकिन यहाँ पे ओवर यूज ऑफ स्टेंटिंग ही नहीं है केस, बल्कि अननेसेसरी इस्तेमाल भी जो हो रहा है उस पर भी कई सवाल उठ रहे हैं। डॉक्टर राहुल गुप्ता मेरे साथ जुड़ चुके हैं, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट, अपोलो हॉस्पिटल नवी मुंबई। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर गुप्ता आपका। डॉक्टर गुप्ता, ये कितना ये बड़ा इशू है
क्योंकि ये पहली मर्तबा नहीं है जब इस तरह के केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इससे पहले भी यू नो पूरा का पूरा यूज ऑफ स्टंट पे और कैसे हाई कॉस्ट ऑफ लगा के उसमें स्टंट मार्केट जिस तरह से लगातार बढ़ रहा है, और उसमें भी अगर कुछ मैं डेटा अगर निकालने की कोशिश करूं तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का हमारे पास डेटा है, हमारे पास हिंदुस्तान में कई ऐसे स्टडीज आ चुकी हैं जिसमें यह साफ पता चलता है कि स्टेंटिंग जहां पर इस्तेमाल नहीं भी है या अननेसेसरी है वहां पर भी ज़बरदस्ती स्टेंटिंग दे दिया जाता है। अभी रिसेंटली मैं कुछ डॉक्टर्स का बयान भी पढ़ रहा था। BYL नायर हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं, कार्डियोलॉजी विभाग के प्रमुख भी हैं, डॉक्टर अजय चौहान। वो बता रहे हैं कि उनके पास एक पेशेंट आता है और उसका 50% ब्लॉकेट था, लेकिन कार्डियोलॉजिस्ट ने उसके रिपोर्ट्स को ऑल्टर करके उसको पहले 60 और फिर 90 कर दिया। और तब अगर इस तरह से स्टंटिंग हम जबरदस्ती डाल रहे हैं सर, तो कितना बड़ा थ्रेट है ये? तो जैसा कि आई थिंक डॉक्टर रजनीश ने भी बताया और जैसा आपने भी डेटा बताया, जब भी हम किसी भी टेक्निक का अगर हम गलत तरीके से यूज करेंगे या हम मिसयूज करेंगे तो ये हानिकारक होने ही वाला है। जब भी हम किसी टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, अगर किसी चाहे जैसे एंजियोप्लास्टी एक टेक्नोलॉजी है, अगर हम इस चीज का सही इस्तेमाल करें, सही पेशेंट में इस्तेमाल करें और सही वक्त में इस्तेमाल करें, तभी इन चीजों का फायदा होता है। अदरवाइज ये हमें नुकसान भी कॉज कर सकती है, क्योंकि अगर कोई भी चीज अननेसेसरी है तो उसमें शरीर के साथ जो हम लोग बोलते हैं कि छेड़ना नहीं चाहिए। अगर कोई भी चीज की हमें जरूरत नहीं है तो वो करना नहीं चाहिए। लेकिन मैं एक मैसेज जरूर देना चाहूंगा इसमें, जो ये बातें चलती हैं और हमको काफी ज्यादा इस बारे में ये भी लगता है कि ये अननेसेसरी चीजें हो रही हैं, तो कई बार जिनको जरूरत सही में भी है उन लोगों की भी मिस हो जाती है। तो ये हमको ये बैलेंस करना बहुत जरूरी है। और जैसा डॉक्टर रजनीश ने भी बताया डॉक्टर गुप्ता, और मैं यहाँ पे एम्फेसाइज भी करना चाहूंगा, थैंक यू इसको मेंशन करने के लिए डॉक्टर गुप्ता। हमारा ये शो करने का मतलब कोई ये ना निकाले कि स्टेंटिंग को या स्टेंट्स को हम बिल्कुल अननेसेसरी घोषित करना चाहते हैं। जिन मामलों में उनकी वाकई आवश्यकता है उन मामलों में ये होना चाहिए, जैसा कि हमने रिपोर्ट में भी बताया कि ये किसी के जीवन में वरदान बन के भी आ सकते हैं। बट सारी बात जो घूम फिर के आ रही है वो यही आ रही है। डॉक्टर राकेश यादव भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रोफेसर कार्डियोलॉजी, एम्स नई दिल्ली से। बहुत बहुत स्वागत है सर। मुझे लगता है अभी सर ट्रैवल भी कर रहे हैं, थोड़ा सा स्टेबल हो जाने दीजिए सर आपका नेटवर्क। में आता हूं आपके पास वापस, डॉक्टर रजनीश कपूर के पास में चलूंगा। डॉक्टर कपूर, एक पेशेंट को आप क्या सलाह देंगे? मैं पॉलिसी इंटरवेंशन पर बाद में आऊंगा कि कैसे इसको रोका जाए, खास तौर से क्योंकि अब शिकायतें तो ये भी आ रही हैं कि जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं PMJY, उसके अंडर जो PCIs हैं, परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशंस, उनमें बहुत बड़ा हिस्सा जो है अभी उसमें कैटेगोरिकली कुछ स्टडीज़ में देख रहा था जिसमें अब रेयरली अप्रोप्रिएट हैं, इनअप्रोप्रिएट हैं या मे बी अप्रोप्रिएट हैं। इस तरह के क्लासिफिकेशंस अलग अलग हैं। लेकिन आसान भाषा में अगर मैं कहूं तो क्या अब एक बड़ी स्क्रूटनी की आवश्यकता है सर स्टेंटिंग के पूरे इकोसिस्टम के लिए सरकार की ओर से भी? मुझे लगता है ये स्क्रूटनी तो टाइम टू टाइम होते रहना चाहिए। ये किसी भी सिस्टम को, कोई भी प्रोसीजर को स्टैंडर्डाइज करने के लिए या उसकी सेफ्टी बनाए रखने के लिए इसके रेगुलेटेड टाइम टू टाइम स्क्रूटिनाइज्ड प्रोग्राम्स चलते रहने चाहिए। उसमें कोई खराबी नहीं है, उसमें किसी के ऊपर कोई ऐसा नहीं है अभी किसी को स्पेसिफिकली स्कैनर में डाला गया है। बट एक सिस्टम को क्लीन रखने के लिए ये कुछ हद तक जरूरी चीजें हैं। बट मैं ये चाहता हूँ एक मैसेज बड़ा स्ट्रांग देना भी, हम ये अवेयरनेस क्रिएट हो। पेशेंट्स आजकल सब कुछ गूगल पे अवेलेबल है, पेशेंट्स ऑलरेडी जो आते हैं हमारे पास बहुत अवेयर होते हैं। बट स्टिल वी कीप ऑन ट्राइंग टू डिसेमिनेट दिस मैसेज टू एवरीबडी। अगर बॉर्डर लाइन ब्लॉकेज है, जिसको हम मानते हैं 80% के नीचे अगर ब्लॉकेज है, तो वो क्रॉनिक स्टेबल अंजाइना तो कर सकता है, शायद हार्ट अटैक नहीं कर रहा। उस केस में एक टेक्निक होती है FFR। FFR एक बड़ा ऑब्जेक्टिव टेस्ट है। एक छोटी सी तार डालकर हमें पता चल जाता है कि ये ब्लॉकेज कितना हैजर्डस है हार्ट के लिए, कितना चांसेस है हार्ट अटैक करने का इस ब्लॉकेज का, और कितना चांसेस है ये स्टेबल बना रहे। तो अगर उसकी वैल्यूज स्टेबल
स्टेबल जोन के अंदर आती हैं, वो नेगेटिव आता है टेस्ट, तो उसको स्टेंटिंग का जरूरत नहीं है। अब ये मैक्सिमम कार्डियोलॉजिस्ट रादर इट इज, जैसा आप बता रहे हो, इट इज काइंड ऑफ यू नो टेस्टिंग टाइम्स फॉर अ कार्डियोलॉजिस्ट ऑल्सो भी। हम अपने आप को पूरा एथिकल और क्लीन प्रैक्टिस में रखने के लिए ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव एविडेंस पेशेंट को दें कि ये देखिए आपका ये एफएफआर किया इस वेसल में, ये एफएफआर एबनॉर्मल है, एबनॉर्मल वैल्यूज में है, इसलिए इसको स्टेंटिंग का जरूरत है। एंड वी अटैच दैट एफएफआर रिपोर्ट अलोंग विद द एंजियोप्लास्टी रिपोर्ट एज अ टेस्टिमोनियल। तो ये बहुत जरूरी है पेशेंट भी जाने। बॉर्डर लाइन ब्लॉकेजेस, स्टेबल एंजाइना जिसमें बिल्कुल अभी हार्ट अटैक जैसा कोई चीज नहीं हो रहा, हाँ जैसा दूसरे वक्ता कह रहे थे कि कोई हार्ट अटैक वाले जो चीजें हैं जी। जहाँ पेशेंट अनस्टेबल है, बहुत तेज गति से उसको पेन हो रहा है, और तब वो एंजियोग्राफी के दायरे में पहुंचा और ब्लॉकेज 90-95% है, उसमें पेशेंट को ये शक करना भी मेरा ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा, वो इस दायरे में नहीं आता। इस दायरे में चीजें आती हैं जब ब्लॉकेज 50 और 80% के बीच में है और पेशेंट को बहुत ज्यादा सिम्टम नहीं है, एक आधी बार उसको कभी स्टेबल चेस्ट पेन हुआ, उस सबसेट में एफएफआर का करके हर कार्डियोलॉजिस्ट को ये चाहिए ऑलराइट रिपोर्ट सर, किया जाए। तो ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दिया एफएफआर से रिलेटेड, ताकि हम इसको और मुकम्मल तौर पर कह पाएं, एविडेंट होकर, एविडेंस बेस्ड जिसको कहा जाता है कि डिसीजन मेकिंग हो, जैसे क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग में बड़ा इंपॉर्टेंट माना जाता है। यहीं पर शायद कहीं लैक हो रही है, बट आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई। मेरे साथ डॉक्टर यादव जुड़ चुके हैं, फोन लाइन के जरिए ही उनसे जुड़ेंगे, नेटवर्क का थोड़ा सा इशू है। डॉक्टर यादव, आपका टेक इस पर क्या है सर? ये जो बार बार घटनाएं हम इस तरह की सुन रहे हैं, इसमें क्या आप सरकार को इंटरवीन करके कोई पॉलिसी या कोई मॉनिटरिंग ऑफ द प्रोसीजर्स होना चाहिए सरकार की ओर से, या ऑलरेडी है सर? देखिए बिल्कुल है, लेकिन मैं आपसे बार बार, हर आदमी एक ही बात कह रहा है, ये बिल्कुल सच है कि आज के समय में ओवर स्टेंटिंग, हम इसको स्टेंटोमीनिया कहते हैं, आजकल युवाओं में भी और बुजुर्गों में भी एक हो गया स्टेंटोमीनिया कि स्टेंट लगाएंगे तो जिंदगी बच जाएगी। हमारे कार्डियोलॉजी लिटरेचर में ये बिल्कुल साफ है कि अगर आपको स्टेबल एंजाइना है, चाहे आपकी आर्टरी 80% ब्लॉक हो, चाहे 100% ब्लॉक हो, एंजियोप्लास्टी वर्सेस ड्रग में कोई मोर्टेलिटी बेनिफिट नहीं है, सिर्फ सिम्टम इंप्रूव होते हैं। हम बहुत बार देखते हैं कि बाहर से मरीज आता, वो एंटी एंजाइना ड्रगों पे भी नहीं है और उसको तुरंत एडवाइस कर दिया जाता कि आप अपनी स्टेंटिंग करा लीजिए। बहुत बार 85 ईयर्स रूटीन एंजियोग्राफी लोग परफॉर्म कर रहे हैं कि आइए आपका हम रूटीन एंजियोग्राफी कर देते हैं और जैसे ही कुछ निकलेगा उसी समय स्टेंट डाल देंगे। तो ये प्रथा बहुत, क्योंकि इसमें बहुत कमर्शियल एंगल है, ये बात बिल्कुल सच है। डॉक्टरों पे प्रेशर बहुत है, खासकर कॉर्पोरेट कॉलेजेस हॉस्पिटल्स में प्रेशर बहुत है कि उनको करनी है, उनको इतने करने हैं, महीने के इतने साल के करने हैं, और हमारा इसमें भी बहुत प्रेशर है। तो आप ये मान लीजिए, ये बिल्कुल सच है कि ये घटनाएं जो हो रही है उसको सरकार को बहुत स्ट्रांगली रोकना है। और ये बिल्कुल सच है कि अगर आपने अननेसेसरी स्टंट किया, आपने अच्छे क्वालिटी के स्टंट नहीं डाले, तो मैं तो ये कहूंगा कि स्टंट डालने से ज्यादा लोग मरेंगे अगर आपने इसका प्रॉपर केयर नहीं की। तो ये डॉक्टर यादव, बिफोर आई गो टू ब्रेक पर जाने से पहले सर, मैं एक सवाल आपसे थोड़ा सा और इलेबोरेट संक्षेप में अगर आप करना चाहें, क्योंकि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की कुछ दिनों पहले आई हुई रिपोर्ट भी यही कहती है, यही सजेस्ट करती है कि मोर्टेलिटी पे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा जिनका स्टेबल मामला था। तो क्या स्टंट लगाना इसका मतलब इतना ज्यादा नेसेसरी भी नहीं है हर केसेस में? बिल्कुल नहीं है, ये सिर्फ स्टंट की आवश्यकता है जब उसे हम एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम कहते हैं। अगर कोई पेशेंट एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम से प्रेजेंट कर रहा है तो उसमें स्टंट लगाने का फायदा है, और वो भी आप एब्सोल्यूट टर्म में मोर्टेलिटी बेनिफिट देखिए 2% का है। यहां तो डराते हैं कि नहीं लगाओगे तो मर जाओगे, करोगे तो जिंदा बच जाओगे। अगर आप एब्सोल्यूट टर्म में बेनिफिट देखें तो स्टंट लगाने का, एंजियोप्लास्टी करने का, ओवर मेडिकेशन एब्सोल्यूट टर्म में 2% का बेनिफिट है, और ये बेनिफिट क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना में तो है भी नहीं, उसमें तो सिर्फ सिम्टोमेटिक बेनिफिट है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि जो ऑन टेबल एंजियोप्लास्टी की जाती है, एंजियो किया और डरा दिया कि आपकी एक आर्टरी में 80% नैरोइंग है, तुरंत कराइए तो आप मर जाएंगे। ये जो परंपरा चल रही है, मैं पब्लिक को ये बताना चाहता हूं, ये बिल्कुल गलत है। आपको टाइम देना चाहिए। क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना में आपकी आर्टरी 80% बंद हो, 100% बंद हो, उससे एक्यूट एंजियोप्लास्टी का कोई रिलेशन नहीं है।
और यही करके डरा डरा के इंसानों की जा रही है। और बिल्कुल सच है, मैं तो कहूंगा ये करीब 40 से 50% अननेसेसरी एंजियोप्लास्टी हो रही है डरा के। मैं बिल्कुल कहता हूं कि आपको अगर स्टेबल एंजाइना है और आपके पास पैसे, आप चाहते हो कि दवाओं के ऊपर आपको नहीं हो रहा, तो आप कर लो। बट ये डरा के कि आप नहीं कराओगे तो आप मर जाओगे, आप कराओगे तो बच जाओगे। और अक्सर हमारे पास तो इतने लोग आते हैं बाहर से रिफर होके कि ऐसा कह दिया कि साहब अभी नहीं करेंगे तो मरीज तो बाहर जा ही नहीं सकता है, मर जाएगा। एब्सोल्युटली सर, बिल्कुल सही आपने उठाया है। एब्सोल्युटली सर, अलग अलग एस्टिमेट्स हैं जो कहते हैं कि 1500 करोड़ से लेकर 6000 करोड़ तक का पूरा ये कोरोनरी स्टेंट्स का बिजनेस है और हिंदुस्तान में ये फल फूल रहा है। दुनिया की सारी कंपनीज आ रही हैं। भारत सरकार ने कोशिश जरूर की थी, 2018 में एक सीलिंग प्राइस लगाया था 29,600 रुपए का कोरोनरी स्टंट्स पर। मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री ने बड़ा विरोध उसका किया। ये कुछ ऐसे आंकड़े जो बताते हैं कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है, कहीं एक बड़ी मिलीभगत चल रही है। लेकिन हम बार बार ये कह रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि जिनको स्टंट्स की वाकई में आवश्यकता है वो इसको अवॉइड करें। सवाल ये है, एक एथिकल प्रैक्टिस का एक बहुत बड़ा हमारे मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के लिए एक सवाल बन चुका है कि मुनाफे के ऊपर क्या वो अपने दिल की सुनेंगे, मरीज की जान की सुनेंगे। या हर डॉक्टर अपने लिए नहीं करता है, बहुत सारे डॉक्टर्स, जैसा भी बताया गया, हॉस्पिटल्स के दबाव में भी ऐसा करते हैं, उनको बाकायदा टारगेट्स दिए जाते हैं। कैसे निकलेगा समाधान? एक छोटे से ब्रेक के बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और क्या कोई ऐसा समाधान हो सकता है कि जिससे इस तरह की अनएथिकल प्रैक्टिसेस पर रोक लगे, ताकि जो जेन्युइनली जो इंटरवेंशंस हो रहे हैं, प्रैक्टिसेस चल रही हैं, उन पर कोई प्रश्न चिन्ह ना लगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद इस पर चर्चा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो स्टेंट लगाना जरूरी है या नहीं, एक बड़ा सवाल ये तो है। लेकिन इसका जो ओवर यूज हो रहा है और अननेसेसरी यूज हो रहा है, ये एक बड़े सवाल उठा रहा है। हाल ही में गुजरात में एक बड़ा मामला सामने आया है जिसमें 4 मरीजों की मौत हो गई। इसमें कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है, कुछ लोग अभी भी गिरफ्त से बाहर हैं। इससे पहले हमने देखा कि दिल्ली के गंगाराम हॉस्पिटल से जुड़े हुए कुछ डॉक्टर्स और कुछ स्टाफ का भी नाम आया था, उसमें सीबीआई इंक्वायरी भी हुई थी और उससे पहले भी कुछ केसेस ऐसे आए हैं। तो कुल मिला के स्टेंट, जो जिसका अभी स्टेंटोमीनिया नाम दिया है डॉक्टर यादव ने, क्या वाकई में स्टेंटोमीनिया एक हकीकत हमारे बीच में बन गई और इसका फायदा क्या कुछ कंपनीज और मेडिकल प्रैक्टिशनर्स उठा रहे हैं? इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। मैं अब डॉक्टर गुप्ता आपके पास आना चाहूंगा। सर, समाधान क्या हो सर? अब हम सिर्फ ये बात सिर्फ मेडिकल प्रैक्टिशनर्स और अस्पताल के ज़मीर पर छोड़ दें सर, या आप सरकारी इंटरवेंशन, थोड़े से स्ट्रिंजेंट एक्शंस आवश्यक होंगे? मेरा तो ये मानना है कि जहां पे भी हमें प्रॉब्लम दिख रही है, और जैसे कि बाकी के डॉक्टर्स ने भी कहा, स्ट्रिंजेंट एक्शन होना ही चाहिए। जहां पे भी किसी भी चीज का अगर मिसयूज हो रहा है, वेदर लीगली करें हम लोग, मेडिकल बॉडीज बनाएं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि हम जो भी चीज कर रहे हैं उसको अच्छी तरीके से डॉक्यूमेंट किया जाए कि ये चीज जरूरी है और तभी की जा रही है। और इसकी कड़ी से कड़ी, मुझे तो ऐसा लगता है कि बहुत कड़ी सजा होना चाहिए कि कोई गलत काम करने से घबराए, और इसको करना बहुत जरूरी है ताकि इन चीजों का मिसयूज ना हो और मरीजों को इसका नुकसान नहीं पहुंचे। तो मैं बिल्कुल इससे अग्री करूंगा कि स्ट्रिंजेंट एक्शंस और इस तरह की बॉडीज बनानी चाहिए कि जिन पे हमको एक्शन लिया जाए। और मैसेज जो मैं बार बार सब लोग दे रहे हैं, मैं भी देना चाहूंगा जी, कि जब एंजियोग्राफी किसी की होती है, जब तक कि वो अक्यूट स्टेज में नहीं है, हार्ट अटैक जैसे सिचुएशन में नहीं है, तो हमें तुरंत डिसीजन लेने की जरूरत नहीं होती, हमें घबराने की जरूरत नहीं होती। अगर कोई भी डॉक्टर ऐसा बोल रहा है, कोई भी ऐसी सलाह दे रहा है कि अभी नहीं करवाओगे तो कुछ हो जाएगा, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं होती। ब्लॉक पता चल जाने से अचानक तभी कुछ प्रॉब्लम नहीं आ जाएगी। समय लेके, ओपिनियंस लेके भी निर्णय लिया जा सकता है, यही मैं सबको बताऊंगा। और स्टेबल सिचुएशन में कोई ये जरूरत नहीं होती कि हम तुरंत डिसीजन लें। एब्सोल्युटली सर, मुझे लगता है कि आपका ये संदेश जन जन तक जाना चाहिए ताकि इस मामले कम से कम और जागरूकता हो। डॉक्टर रजनीश, ये सिर्फ भारत का मसला नहीं है सर, जैसे मैं बता रहा था, यूएस में तो कब से इस पे बहस चल रही है। अभी कुछ दिन पहले जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन जामा में एक स्टडी प्रकाशित हुई थी। इंडियन मूल के ही वो डॉक्टर थे जिन्होंने बताया कि उन्होंने लगभग 1100 अस्पतालों का अध्ययन किया, 1.5 लाख मरीजों का अध्ययन किया और उनकी नज़र में 50% को स्टेंट की ज़रूरत ही नहीं थी।
तो अब यूएस में इतना बड़ा जब ये गड़बड़ झाला चल रहा है, तो सर हमारे यहाँ तो हर गली नुक्कड़ में जो है धोखेबाज जालसाज बैठे हुए हैं, तो कैसे इनको आइडेंटिफाई करें सर, ताकि जो रियल कॉज है स्टेंट का, जो रियल नीड है, उस पर कोई दाग धब्बा ना लगे? नहीं, बिल्कुल, इसमें एक बहुत सा इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं ऐड करूंगा। एक रेगुलेशन अगर ये बन जाए, कोई भी हॉस्पिटल, कोई भी जहाँ कैथ फैसिलिटी है, मैं कार्डियोलॉजी के ओरिएंटेड ही बात कर रहा हूँ, बट इट कैन अप्लाई टू ऑल अदर स्पेशलिटीज ऑल्सो, लाइक एनी बिग हॉस्पिटल इंस्टीट्यूशन और गवर्नमेंट सेटअप इंस्टीट्यूशन, सब इंस्टीट्यूशंस को एक रेगुलेशन के दायरे में लाया जाए भी उनके जितने प्रोसीजर्स हैं, कार्डियक प्रोसीजर्स हैं, एंजियोग्राफीज, एंजियोप्लास्टी, सबका डेटा इंक्लूडिंग उसमें कितना मोर्टेलिटी हुआ, कितना लेंथ ऑफ स्टे पेशेंट का था, हॉस्पिटलाइजेशन का, ये सारा डेटा ऑनलाइन हमें बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली इसको डालना चाहिए और रेगुलेशन के दायरे में आए भी। हर मंथ, एट द एंड ऑफ ईच मंथ, गवर्नमेंट शुड पास अ रेगुलेशन दैट हर हॉस्पिटल अपने जो तथ्य हैं, अपने डेटा है, वो सारा ऑनलाइन डिक्लेयर करे। बिल्कुल सर। तो दिस इज लाइक जैसे हम लोग इनकम टैक्स अपना डिक्लेयर करते हैं, अपनी इनकम डिक्लेयर करते हैं, वैसे ही हर हॉस्पिटल को इस रेगुलेशन के दायरे में लाया जाए। एब्सोल्युटली सर, मुझे लगता है कि आपका ये जो बहुत बड़ा सजेशन है, ये अगर गवर्नमेंट मान लेती है तो जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो इनकंसिस्टेंट डिसीजन मेकिंग है, जिसकी हम बार बार बात कर रहे थे, उसमें कम से कम एक स्टैंडर्डाइज ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स अगर आ जाएं तो फिर बात बन जाए। डॉक्टर यादव, बहुत संक्षेप में अगर कुछ जोड़ना चाहें सर। ठीक है, मैं बिल्कुल एक बात कहूंगा कि हमारे पास डीएमसी है, हमारे पास एनएमसी है, ये सारी रेगुलेटरी बॉडीज ऑलरेडी हैं, बट यहाँ डिसीजन कुछ नहीं होता। पेशेंट कंप्लेन करता है, कोई डिसीजन नहीं होता, किसी ने कंप्लेन किया, कोई डिसीजन नहीं होता। तो अगर कोई भी ऐसी चीजें मिलती हैं, अगर डर बैठेगा तो इंसान इतना गड़बड़ी नहीं करेगा। यहाँ डर ही नहीं है किसी इंसान को कुछ करने के लिए। दूसरी बात है, डेटा फोर्ज किया जाता है। हमारे पास तो सेकंड ओपिनियन के लिए बहुत लोग आते हैं, डेटा भी फोर्ज किया जाता है। एक टेपरिंग वेसल्स को कह देंगे, देखो 40% नैरोइंग स्टेंट डाल दिया जाता है। पेशेंट को कुछ और बीमारी होती है, पेशेंट जाता है निमोनिया को लेके, उसने कहा हमें चेस्ट पेन हो रहा है, उसकी एंजियोग्राफी कर दी, फिर कहा सर्जरी करा लो, तब किसी टेक्नीशियन ने बोला सर हमें तो निमोनिया लग रहा है। हम लोग तो ये सब भुक्तभोगी लोग हैं, हम लोग तो रोज। बिल्कुल सर। तो एक स्ट्रिक्ट रेगुलेशन होना तो यस सर, यस सर, पढ़ोगे तो रेगुलेशन तो है ही है। बिल्कुल, कुछ रेगुलेशंस ऑलरेडी हैं, लेकिन उनका इंप्लीमेंटेशन सही तरीके से हो। जहां जहां लूप होल्स हैं, लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन इन क्लिनिकल गाइडलाइंस हैं, उनको टाइट किया जाए, नजीर दी जाए, डेटरेंट किया जाए, ताकि कुछ ऐसे एग्जाम्पल हमारे सामने सेट हो कि दोबारा से कोई इस तरह से पूरी की पूरी मेडिकल फ्रेटर्निटी को बदनाम करने की हिम्मत ना कर पाए। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का, आपने वक्त निकाला। डॉक्टर रजनीश, थैंक यू सर। डॉक्टर गुप्ता, बहुत बहुत शुक्रिया सर। डॉक्टर यादव, थैंक यू सो मच सर, आपका भी। शो में इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, नमस्कार।